वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि अभी जिस तरह से पहलगाम का मामला, पहलगाम का मुद्दा इतना छाया हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं अभी मुस्लिम संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है और सभी का ध्यान इस वक्त पहलगाम में हुई उस घटना पर है। उसके खिलाफ विरोध किया जा रहा है, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन इन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट में जब 17 तारीख को इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया था और हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 7 दिन के अंदर अंदर हलफनामा दाखिल करें और अपनी हलफनामे के जरिए जाहिर तौर पर एक दलीलें चाहिए थी कि आप क्यों चाहते हैं कि यह कानून रहना चाहिए। अब उसको लेकर 7 दिन पूरे होने के बाद 8वें दिन सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। तो उस हलफनामे में सरकार कहीं ना कहीं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाती हुई दिखाई दी है। अविनाश जी, हाँ, जिस तरीके की जो सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है, हलफनामा दाखिल किया गया है, उसकी जो भाषा है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में है। तो सरकार को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई के समय थे वो तेवर बने रहते हैं तो फिर इस कानून पर रोक भी लग सकती है। ये सब कुछ हलफनामे में दिखाई भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। 16-17 तारीख को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी। उसके बाद 7 दिन का समय सरकार की तरफ से दिया गया था। 16 तारीख को ही सरकार की जो कानून था उस पर जो CJI थे वो अंतरिम रोक लगाना चाहते थे, लेकिन जब सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं उन्होंने कहा कि अभी अंतरिम रोक मत लगाइए, हमको कुछ अपनी बात रख लेने दीजिए। तो 17 तारीख को उनको मौका दिया और उस मौका देने के बाद भी जब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो कई उसके प्रावधान थे वक्फ कानून के, उन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब 7 दिन का समय सरकार को दिया गया था। सरकार का जब समय समाप्त हुआ तो अंतिम समय पर सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब 5 दिन का समय जो याचिकाकर्ता थे बाकी के, उन सभी को मिला है कि वो सरकार का जो हलफनामा है उसके अनुसार अपना जवाब दें। और इस मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कुछ राज्य सरकारें भी पहुंची थी और सबसे बड़ी बात, जितनी राज्य सरकारें जो बीजेपी के जहाँ CM है वही इस कानून के समर्थन में पहुंचे थे। बाकी का NDA का कोई भी CM जहाँ है, जिस राज्य में NDA का CM है बीजेपी का नहीं है, तो वो लोग इस कानून के खिलाफ नहीं गए। ना तो नीतीश कुमार ने इसको चैलेंज किया इस कानून को इसके समर्थन में, और ना ही इसके समर्थन में चंद्रबाबू नायडू आते दिखाई दिए। तो बीजेपी तो इस पूरे मामले में अलग थलग साफ साफ दिखाई दे रही है। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे हैं और एक तरीके से गिड़गड़ा से रहे हैं कि आप इस कानून को रद्द मत कीजिएगा, जो सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है उसको तो सरकार मान रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कहना है कि जो संसद का जो कानून बनाने का अधिकार है वो उसके पास सुरक्षित है और इसमें हमने कोई बहुत बड़ा किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है। यदि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया उसमें कहा गया है कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और फैसला दे सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर भले ही गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दी है मोदी सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन एक बार फिर जो जंग, लगातार जुबानी जंग जो छिड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के बीच और संसद के बीच, जो केंद्र सरकार के बीच और सुप्रीम कोर्ट के बीच, वो उस चीज की झलक भी इसमें दिखाई दे रही है कि क्या अधिकार हैं अदालतों के, एक बार फिर उन्हें गिनाया गया, उन्हें दिखाया गया। अविनाश जी, हाँ, ये सरकारी तरफ से तो कहा गया है कि आप समीक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो विधायी कार्य हैं वो उस पर यदि संसद कोई फैसला करती है तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये एक तरीके से सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट संसद के हर कानून की, जो भी सुप्रीम कोर्ट संसद बनाएगी उसकी समीक्षा कर सकता है, उसको रद्द भी कर सकता है, तो जाहिर सी बात है ये बिल लेकर सरकार आई है, जो कानून बनाया गया है, तो इसकी समीक्षा से सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों रोकने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से जो अभी तक बयान आ रहे हैं, जैसे कि निशिकांत दुबे का बयान आया, उससे पहले जगदीप धनखड़ का बयान आया था, फिर दोबारा से जगदीप धनखड़ का बयान आया, उसके चलते ये साफ है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी डराने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि निशिकांत दुबे का बयान पिछले दिनों लगातार चर्चा में बना रहा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर कोई गृह युद्ध होता है देश में, धर्म युद्ध होता है देश में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और CJI संजीव खन्ना जिम्मेदार होंगे। और उसी बीच में जब वो मुद्दा अभी गरमाया ही हुआ है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस बयान से नाराज है, ऐसे में जो सरकार की तरफ से हलफनामा भी दाखिल किया गया है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को उसका
अधिकार क्षेत्र याद दिलाने की कोशिश की गई है, कि उनका दायरा याद दिलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विधायी क्षमता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानून को भी। इसी तरह यह बताया गया है उस हलफनामे में कि संशोधन कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है। हाँ, सरकार की तरफ से जो कही जा रही है कि हमने इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है, और अगर आपने बदलाव नहीं किया है तो भाई इतनी बड़ी जेपीसी आपको बनाने की क्या ज़रूरत थी। जिस तरीके से इस कानून को पहले लोकसभा में पेश किया गया, फिर जेपीसी में भेजा गया, जेपीसी का जो कार्यकाल है उसको बार बार बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है सरकार की जो मंशा थी जेपीसी के जरिए, संसद के जरिए जो मंशा थी उसमें वो कामयाब जरूर हुई है। लेकिन सवाल वही उठ रहे हैं कि जो चीज़ विपक्ष की तरफ से जो संशोधन सुझाए गए थे उन संशोधनों को क्यों खारिज किया गया, और क्योंकि वही सारे संशोधनों एक सवाल के रूप में, याचिका के रूप में इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए हैं, और उन्हीं पर जिन संशोधनों पर, जिन सवालों पर सरकार सदन के अंदर बचती हुई दिखाई दी थी, अब उनके जवाब सुप्रीम कोर्ट में देने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भले ही सुप्रीम कोर्ट को उनके दायरे बताए गए हैं, लेकिन उसके उलट दूसरी तरफ सरकार ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो कानून लाया गया है, यानी जो संशोधन किया गया है, वो मुस्लिमों की बेहतरी के लिए ही किया गया है, और ये बताने की जरूरत अब सरकार को क्यों पड़ी, सवाल ये भी उठ रहा है। और इसको लेकर जानकारों का दावा है कि जिस तरह से सहयोगी दबाव बना रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने इसके चलते सहयोगियों के जो मुस्लिम समुदाय की नाराजगी का सामना जो सहयोगियों को करना पड़ रहा है, खासकर नीतीश और चिराग पासवान जिस तरह से अभी मुश्किलों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले मुस्लिमों की नाराजगी उन्हें भारी पड़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से लगातार मुस्लिम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कानून है ये उनकी बेहतरी के लिए ही है, और इसी के लिए एक कमिटी का भी गठन किया गया है सरकार की तरफ से, जिसका काम ही ये है कि लोगों तक जाना, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनको इस कानून के बारे में अच्छाइयां बताना। और यही चीज हलफनामे में भी लिखी गई है, सरकार की तरफ से कही गई है। उसमें कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज की बेहतरी और पारदर्शिता के लिए लाया गया कानून है, जिससे किसी संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है। उस हलफनामे में मुगल काल का भी जिक्र किया गया। उसमें कहा गया कि मुगल काल से पहले, आजादी से पहले और आजादी के बाद वक्फ की कुल जमीन 18,29,163 एकड़ थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20,92,000 एकड़ की वृद्धि हुई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वैध विधायी शक्ति का वैध प्रयोग है। नहीं, सबसे बड़ी बात वक्फ संपत्ति को लेकर जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है कि आज़ादी के बाद से लेकर और 2013 तक जो 18 लाख एकड़ की जो संपत्ति थी, और 2013 से लेकर अगले 12 साल में 20 लाख एकड़ जमीन और जुड़ गई। भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि वक्फ को जो संपत्ति मिलती है वो दान से मिलती है। अब दान से यदि कोई संपत्ति मिल रही है तो वो कमती ज़्यादा तो होगी। अब कभी ज़्यादा संपत्ति यदि मिल जाती है तो भाई इसमें कोई बहुत बड़ा वो मामला नहीं बनता है। अब आप भारत की जीडीपी से जोड़कर इस चीज़ को देख लीजिएगा कि 2015 में ये $700 बिलियन की थी, 10 साल बाद ये 2.1 ट्रिलियन हो गई, यानी 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद मोदी सरकार आई, 10 साल में जो जीडीपी की गति थी वो स्लो बढ़ गई। जिस हिसाब से मनमोहन सरकार के समय पर वो बढ़ी थी तो उस हिसाब से 3 गुना होनी चाहिए थी, 6.3 ट्रिलियन होनी चाहिए थी, जो आज की तारीख में 4 या $4.25 ट्रिलियन के आसपास चल रही है। यानी मोदी सरकार में भी ये डबल हो गई। तो अगर यदि 10-11 साल में वक्फ की ज़मीन यदि बढ़ जाती है तो इस पर कोई बहुत ऐसा तो है नहीं कि आपको कानूनी बदलना पड़ जाएगा क्योंकि उनकी ज़मीन बढ़ गई है। तो यदि वक्फ यदि अच्छा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोग बाग उसको दान भी, क्योंकि वक्फ पर जो ज़मीन आती है वो दान से ही आती है, वो कोई व्यापार तो करते नहीं है। तो इसको लेकर ये जो दलील दी गई है, इस दलील में कोई बहुत ज़्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बाकी का जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप इस कानून को खारिज मत कीजिएगा और जो अपीलें दायर हुई हैं उनको खारिज कर दीजिएगा, तो साफ साफ सरकार को ये डर तो दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा एक्शन इस कानून को ऊपर ले सकता है।
जी बिल्कुल, अब क्योंकि सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जा चुका है और अब जो 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को दिया गया था, अब उनके भी हलफनामे का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ अब 5 मई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जब दोनों पक्षकर्ताओं की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दे दी जाएंगी, तब सुप्रीम कोर्ट 5 मई को इसको लेकर क्या बड़ा फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, जो टिप्पणियां आई हैं, वो सरकार की टेंशन को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।